ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, मेरे पास मुझे नहीं है। हाँ। चलो ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? वो फ्यूचर ऑप्शंस के डिफरेंसेस, इक्विटी और फ्यूचर में डिफरेंसेस। और बेसिकली हम ऑप्शंस पे आ गए थे कि ऑप्शंस में क्या इन द मनी आउट ऑफ मनी क्या होती हैं, कॉल और पुट्स क्या होते हैं। हाँ, हम लोग इधर ही आगे थे। इन चीजों के लिए बताया था कि थोड़ा सा पढ़ने के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, तो कॉल कॉल के हम्म। बढ़ने पे कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं, प्रीमियम्स बढ़ती हैं, पुट बढ़ने पे पुट के प्रीमियम्स बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें। हम्म। ठीक है, अब आते हैं कि इसके प्रीमियम्स कैसे डिफाइन होते हैं। प्रीमियम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि उसके प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो कैसे बढ़ते हैं, घटते हैं, कितना बढ़ते हैं, कितना घटते हैं, क्यों होता है वो सब। तो आज हम ऑप्शंस प्रीमियम समझ लेते हैं कि वो कैसे ड्राइव होते हैं। ओके। ऑप्शन प्रीमियम्स, और उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ आ रही लेते हैं। आवाज। तो शेयर करो यार, स्क्रीन स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? एक मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक इन द मनी होता है, जो अंडरलाइन के अंदर होता है वो इन द मनी होगा। आईटीएम बोलते हैं उसको। एक मिनट। आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉल में भी और पुट में भी वो दोनों साइड ही होंगे। फिर एटीएम होते हैं जो अंडरलाइन के पास में होते हैं, उनको एटीएम बोलते हैं। और ओटीएम होते हैं जो आउट ऑफ द मनी, मतलब जो अंडरलाइन से बहुत दूर होते हैं, कॉल और पुट दोनों साइड में। तो अब ये चीज़ मैं एक बार एनएससी की साइट ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो कौन से एन दी मनी आईटीएम एटीएम क्या होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी का ये जो तीन चीजें हैं ना, ये इंडेक्स फंड्स हैं, मतलब ये इंडेक्स के अंडरलाइंग है। और नॉर्मली लोग इस पे ट्रेड करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं गोइंग फॉरवर्ड जो भी अंडरलाइंग की बात करूंगा ना, मैं यहाँ बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात करूंगा। हम स्टॉक्स पे अभी, स्टॉक्स का भी सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि जो इंडेक्स फंड है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं और ये फिन निफ्टी, इसकी एक्सपायरेशन वीकली होती है। जो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि एक्सपायरी क्या होती है ऑप्शंस की, तो इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाते हैं। और स्टॉक्स जो होते हैं वो मंथली एक्सपायरी होती है, वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। निफ्टी भी वीकली होता है। हाँ, निफ्टी भी वीकली होता है। निफ्टी पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखो, हर हफ्ते की है। ठीक इसी तरह से बैंक निफ्टी भी हर हफ्ते का है। तो डेली कौन सा होता है? डेली भी होता है ना, डेली मंथली एस जो इंट्राडे वाला जो होता है, डेली होता है, वो कौन सा होता है? नहीं, वो इंट्राडे अलग चीज़ है। वो वो तो अब इंट्राडे, तो ये होता है कि वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है कि वो जो अभी आप बाय या सेल करोगे आपको एक ही दिन में करना है, उसमें आपने सेलेक्ट किया है क्योंकि इंट्राडे, इसीलिए वो इंट्राडे आपके लिए एक दिन के लिए वैलिड है। अदरवाइज यदि आप इसको डिलीवरी में लेके जाते हो, तो डिलीवरी में स्टॉक्स का कोई एक्सपायरी नहीं होता, फ्यूचर की एक्सपायरी होती है और ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। फ्यूचर की एक्सपायरी नॉर्मली मंथ एंड में होती है, लेकिन ये जो फिन निफ्टी है, इसका फ्यूचर वीकली एक्सपायर करता है। ये जो बैंक निफ्टी है, इसका फ्यूचर मंथली एक्सपायर करता है, ऑप्शंस वीकली, मंथली, हर तरह के हैं इसके। ओके।
ठीक है, अब जैसे मैं बैंक निफ्टी पे आया, तो अंडरलाइंग जैसे बैंक निफ्टी का आप देखोगे, अंडरलाइंग कहाँ पे चल रहा है अभी? 36,108 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 36,108 के से कम प्राइसेस वाले जितने भी स्ट्राइक होंगे, स्ट्राइक प्राइसेस कॉल साइड में, वो सब इन द मनी होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी एम्बर कलर में कॉल साइड है, वो सब इन द मनी है। जो एकदम स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल नज़दीक है, जैसे 36,200 वाला स्ट्राइक प्राइस इसके एकदम नज़दीक है, तो ये एट द मनी बोलते हैं इसको। और उसके बाद जितने भी हैं दूर के, 36,200 के बाद जितने भी हैं, ये सब आउट ऑफ मनी बोलते हैं इसको। ये कॉल साइड में हो गया। पुट साइड में क्या होता है? जो अंडरलाइंग से ज़्यादा हैं, वो सारे स्ट्राइक। यार, इसकी ये बड़ी दिक्कत है, क्लिक हो गया तो ये दोबारा रिलोड करना पड़ता है। ठीक है, अंडरलाइंग से जितने भी ज़्यादा वाले स्ट्राइक प्राइसेस हैं, वो पुट साइड में वो इन द मनी होते हैं। ये जो एम्बर कलर है, ये इन द मनी है। एट द मनी इसका ये होगा एट द मनी, क्योंकि ये अंडरलाइंग के पास में है। और पुट के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे, वो ये होंगे सारे, इससे पीछे वाले 36,000 एंड बिलो, ये सारे होंगे इसके आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, ये अपोजिट है एक दूसरे का। हाँ, अब हम इसके प्रीमियम पे आते हैं, कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो भी वैल्यू है, ये 3600 200 स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 414 है, 36,300 की 365 है। ये धीरे धीरे जैसे हम आउट ऑफ मनी जा रहे हैं, वैसे ही वैसे कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं, वैसे वैसे ये बढ़ता रहता है ना? तो इस प्रीमियम, ये कैसे डिसाइड होता है कि इसका प्रीमियम कम होगा, उससे दूर वाले का प्रीमियम उससे और कम होगा? जितना हम दूर जाएंगे उतना प्रीमियम और कम होगा, और जितना हम इन द मनी जाते हैं उनके प्रीमियम ज़्यादा क्यों होते हैं? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? ठीक है, तो हम उसको समझ। इसमें माइनस इसमें माइनस अमाउंट क्या होता है? इसमें जैसे नीचे और दूर जा रहे हैं तो माइनस में आता है, इसका मीनिंग क्या है? माइनस में कहा, एलटीपी माइनस में नहीं होगा कभी। क्या चीज़ माइनस में है? नीचे नीचे आप जाइए, और नीचे मतलब दूर। ओटीएम वाले का बोल रहे हैं सर। हाँ, ओटीएम वाले में। हाँ, एलटीपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये चेंज है। मतलब ये चेंज का वो समय एक एक चीज़ इसका बताऊंगा कि क्या होता है। चेंज मतलब है कि कल के प्राइस से आज के प्राइस में कितना कम हो गया है ये। तो इसका अच्छा मतलब है अच्छा। कि आज का प्राइस 11 है, और चेंज -6 है। इसका मतलब इसका कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, मतलब कल, मतलब कल ट्रेडिंग डे, तो उसमें 6 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, वो चेंज है कि एलटीपी में कितना चेंज हुआ उस पर्टिकुलर दिन में। ओके ओके। ठीक है, और ये प्रीमियम है जो एलटीपी है, ये बेसिकली हर एक स्ट्राइक के डिफरेंट प्रीमियम्स हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि इसके प्रीमियम को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। देखो, इसके प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रीमियम बनता है किसी भी ऑप्शन का। अब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में डिफरेंस क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए एक्सपायरी पे। ठीक। टाइम वैल्यू वो है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, इसीलिए इसमें कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा रहता है। वो एक्स्ट्रा इसलिए रहता है क्योंकि जितने भी आउट ऑफ द मनी हैं आप स्ट्राइक प्राइसेस, उन सब को एक्सपायरी के टाइम पे जीरो हो जाना होता है। ये एक ऑप्शन की खासियत होती है। जितने भी ओटीएम वाले होंगे स्ट्राइक प्राइसेस, वो सब जीरो हो जाएंगे।
अब इसका मतलब क्या एक बार हुआ? एक इन दोनों में एक बार दोबारा से बताइए, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में दोनों से एक बार और। हाँ, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, हर एक स्ट्राइक पे जो भी आप ऑप्शन का प्रीमियम देख रहे हो, उस प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक टाइम वैल्यू होता है। इन दोनों को मिला के एक प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पे एक्सपायरी के दिन एक्चुअल में उस ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए। टाइम वैल्यू वो वैल्यू है, क्योंकि एक्सपायरी में अभी टाइम है, तो इसीलिए उस इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ टाइम वैल्यू जुड़ा रहता है, और जो टाइम वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाता है। ओके। और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जितने भी होंगे, वो एक्सपायरी वाले दिन वो सब जीरो हो जाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू उनका सब जीरो हो जाता है। अब यदि मैं एग्जांपल दे के समझाऊं तो वो कैसे होता है, मैं वापस आता हूँ इसी इसमें। जैसे आपको जितने भी दिख रहे हैं ना अंडरलाइंग के अंदर, कॉल साइड में जैसे अंडरलाइंग के अंदर ये इन द मनी है, तो ये इन द मनी वाले का एलटीपी जीरो नहीं होगा। लेकिन जितने भी आपको वाइट में बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, ये जितने भी वाइट में दिख रहे हैं इस साइड में और पुट साइड में पीछे की तरफ, ये जितने भी एलटीपी आपको दिख रहे हैं, ये सब की वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगी। अब इसकी एक्सपायरी कब है? 18 फेब 2021। तो बैंक निफ्टी का, यदि बैंक निफ्टी का अंडरलाइंग यहीं पे रह गया 36,108 पे जहाँ पे करेंटली है, तो ये 36,200 और उसके ज़्यादा वाले, ये सब इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इसके पुट वैल्यू की सबकी, ऑप्शंस के इसके प्रीमियम सबके जीरो हो जाएंगे। ये ऑप्शन का बिहेवियर होता है कि यदि एक्सपायरी में अंडरलाइंग वहां तक नहीं पहुंचा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस तक, तो इन द मनी के अलावा आउट ऑफ द मनी, एट द मनी जितने भी होते हैं वो सब, उन सब के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 18 फरवरी को यदि अंडरलाइंग नहीं बढ़ा तो ये सब जीरो हो जाएंगे। जो 36,200 है, वो 414 का भी प्रीमियम चल रहा है, वो 18 तारीख को जीरो हो जाएगा, कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, कि मतलब अंडरलाइंग यहाँ से मूव नहीं हुआ। इतना समझ में आया? हम्म। कोई दिक्कत है तो बताइए। आ गया, इतना तो आ गया। ठीक है, तो ये, अब मैं बता रहा हूँ कि इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और इसमें टाइम वैल्यू कितना है। और इसका कैलकुलेशन कॉल और पुट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अब वो किस तरह से है? अब यदि मैं इसका एग्जांपल लूँ, 36,500 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, इसका प्रीमियम 279 है। 36,500 का जो प्रीमियम है वो 279 है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और इसमें टाइम वैल्यू कितना है? तो आप ये समझ लो कि अब 36,500 जो है, क्योंकि इसका अंडरलाइंग जो चल रहा है वो 36,108 पे है। ठीक। और हम स्ट्राइक की बात कर रहे हैं 36,500 की, और ये कॉल साइड के लिए ये आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम ऑप्शन है ये कॉल के लिए, राइट? तो अब इसमें ये मान लो कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। ये अंडरलाइंग 36,108 यदि 36,500 तक एक्सपायरी पे नहीं पहुंचा, तो ये पूरा का पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो कुछ भी ये वैल्यू है इसकी 279, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। इसमें इसकी एक्चुअल में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई है ही नहीं, क्योंकि 279 प्राइस इसलिए है क्योंकि अभी एक्सपायरी में 5 दिन का टाइम है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहेगी, ये ओटीएम धीरे 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 कम होते रहेंगे अपने आप। ठीक है, ये हो गया ओटीएम के लिए, कि ओटीएम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ये कॉल साइड का हो गया। ठीक, अब यदि इसी तरह से मैं पुट साइड की बात करूं,
35,500 का जो पुट का प्राइस है, 35,500 का जो 225 है, तो पुट के लिए ये ओटीएम है, ये आउट ऑफ द मनी है। तो इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। ये जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहेगी और अंडरलाइंग बैंक बैंक निफ्टी का मूव नहीं करेगा, तो ये धीरे धीरे कम होते रहेंगे और एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ओटीएम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ और क्या है, सिर्फ 35,500 है ना पुट में? हाँ, 35,500। अभी करंट वाला कितना चल रहा है हमारा? करंट चल रहा है 36,108। अच्छा ठीक। तो ये देखो 36,108 मतलब ये अंडरलाइंग है, और पुट साइड की बात कर रहे हैं तो 35,500 जो है ये ओटीएम है पुट। हम्म, ठीक, तो ठीक इसीलिए है। इसमें अंडरलाइंग ये इसमें टाइम वैल्यू ही है जो कुछ भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट मतलब आउट ऑफ द मनी जो होता है वो पूरा टाइम वैल्यू ही होता है। हाँ, और ये हमेशा नहीं होता है, जैसे जैसे अंडरलाइंग चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी ओटीएम एटीएम होते रहेंगे, वो उस हिसाब से उसमें इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू कम ज़्यादा या होता रहेगा। ये मैं उस हिसाब की बात कर रहा हूँ जबकि अंडरलाइंग 36,108 पे ही एक्सपायर हो गया, मतलब अंडरलाइंग कहीं मूव नहीं हुआ, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। अब तो ये हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, वो सब प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होता है। तुम बस इतना समझ लो कि यदि एक्सपायरी अच्छा, वाले ये दिन अंडरलाइंग फॉर एग्जांपल ये आज आज मान लो एक्सपायरी है, ठीक, और अभी बैंक ने हम्म 36,100 पे चल रहा है। अरे यार, तो इससे परेशान हूँ। हम्म ठीक। एक टैब अलग खोल लेना उसमें। ठीक है, 36 ये हम्म चलते चलते F11 प्रेस कर ले, थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तुमको जगह। क्या मिल जाएगा? F11 प्रेस F11। करो। अरे वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा, छोड़ो उसको। तो कहने की बात यह है कि मान लो आज एक्सपायरी है और अंडरलाइंग अभी चल रहा है 36,100 पे। एक्सपायरी के दिन पूरे दिन ट्रेड होते 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 ये 36,600 के आसपास कहीं एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो हम्म उसके जस्ट ऊपर वाला जो भी रहेंगे ये सब जीरो हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और जो इन द अच्छा, मनी हो ठीक जाएंगे है। उनकी में इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी, उसमें टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक तो है। इंट्रेंसिक वैल्यू कितना रहता है ये जो आर एलटीपी जो है, मान लो हाँ, टू फोर्टी पे जो एक्सपायर? वो मैं बता रहा हूँ अभी कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी मैंने ओटीएम का बताया है कि ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, जो कुछ भी होता है वो टाइम वैल्यू होता है। ठीक, अब हम आते हैं कि इन द मनी में किसी को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल 36,518 इसका प्राइस है, तो इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होनी चाहिए और इसमें कितना टाइम वैल्यू है, हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब तो हम अब लेते हैं आईटीएम वाले। अंडरलाइंग है हमारा 36,108 पे। हम बात कर रहे हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस की? 36,000 की, कॉल की। 36,000 कॉल को सीई से लिखते हैं, जब आप ट्रेड उस पे टर्मिनल पे जाओगे तो वहाँ सीई से मिलेगा, तो सीई मतलब ये कॉल है। ठीक है, जो कि अभी आईटीएम है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितना है। तो जब भी हम कॉल साइड में कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करो, अंडरलाइंग जो करंटली चल रहा है, अंडरलाइंग जो चल रहा है उसमें से माइनस कर दो आप जो जिस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हो। जैसे मैं 36,000 स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से सॉरी, मैं स्ट्राइक प्राइस माइनस करूंगा।
तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये मेरी निकल के आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या हुआ, अंडरलाइन कहाँ चल रहा है, 36,108, 36,108 माइनस, मैं 36,000 करूँगा, ये मैं कॉल साइड की बता रहा हूँ, तो यह 108 निकल के आया। अब ये जो 108 है ये इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसका प्रीमियम कितना चल रहा है अभी, 518, इसका प्रीमियम है 518। तो आप ये मान लो कि 518 में 108 जो है वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 108 रुपये होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू 518 रुपये है क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है। और ये जो टाइम वैल्यू है 410 रुपये। ये 518 कहाँ मिला? ये 518 इसकी इसकी माइनस करना एलटीपी है ना, 36,000 का प्रीमियम चल रहा है अभी। ओके ओके। 36,000 का प्रीमियम 518 रुपये चल रहा है ना। लेकिन इसमें एक्चुअली इसकी वैल्यू 108 रुपये होनी चाहिए। और ये जो 418 रुपये बचे, 410 रुपये, ये 410 जो है इसमें टाइम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अंडरलाइंग 36,108 पे ही एक्सपायर हो गया 18 तारीख को, तो ये 36,000 सीई की वैल्यू 108 पे आके रुक जाएगा। जो ओटीएम बाकी सब जीरो हो जा रहे थे, आईटीएम जो होते हैं वो इस तरह से एडजस्ट होके अपने पोजीशन पे आके रुक जाते हैं, जो उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू इसमें सब खत्म हो जाता है। ये कॉल साइड की कैलकुलेशन है। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं पुट का समझाता हूँ कि पुट में कैसे होता है ये चीज़। नहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब यही कैलकुलेशन हम पुट साइड में करते हैं कि पुट में कैसा होता है। अब पुट का कोई आईटीएम लेते हैं जहाँ पे हमारा अंडरलाइन अभी भी इसका 36,108 ही है। तो इसका कोई आईटीएम ऑप्शन लेते हैं हम पुट साइड में। मान लो 36,500 लेते हैं। तो ये आपको ऐसे पता चलेगा कि ये क्या है, 36,500 पीई। ये आप टर्मिनल में जाओगे तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये 36,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है। ठीक, इसका प्राइस क्या चल रहा है, ये फिर घूम गया। तो 36,500 का चल रहा है 650। इसका प्रीमियम अभी है 650। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। इसमें क्या होता है, इसमें आप स्ट्राइक प्राइस को अंडरलाइन से माइनस करते हो, क्योंकि पुट में जो इन द मनी होते हैं वो अंडरलाइन से ज़्यादा वाले कंसीडर होते हैं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी अंडरलाइन से कम की तरफ होता है ना, ये हमने देखा है यहाँ पे। इसमें जो इन द मनी है वो ये होते हैं, ये वाले सारे अंडरलाइन से ज़्यादा वाले। और ओटीएम होते हैं अंडरलाइन से कम वाले स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक, ये इसमें ओटीएम है और ये सारे आईटीएम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस से अंडरलाइन को माइनस करते हैं। स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36,500 माइनस 36,108, तो ये 1992 392 कुछ आया ये जो इसमें है इंट्रिंसिक वैल्यू है। सॉरी, ये टाइम वैल्यू है, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है।
ठीक है, जो प्रीमियम 650 है उस 650 में इंट्रिंसिक वैल्यू 392 है। इसका मतलब कि इस प्रीमियम के एक्चुअल वैल्यू 392 होना चाहिए, लेकिन ये 650 है क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू इतना ज़्यादा है। तो वो 650 में से हम यदि इसको माइनस करेंगे, -392, तो ये 450, सॉरी, 258, ये 258 जो आया है ये इस ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये अंडरलाइंग 36,108 पे ही एक्सपायर कर गया तो 36,500 पीई की वैल्यू 258 पे एडजस्ट हो जाएगी अपने आप, जो कि अभी 650 पे है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन बाई करोगे या जब भी ऑप्शन सेल करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि इसमें टाइम वैल्यू कितनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और यदि ये ओटीएम हो गया तो क्या होगा, और यदि एटीएम हुआ तो क्या होगा। ये आपके बाई और सेल को, आप बाइंग साइड रहोगे या सेलिंग साइड रहोगे, इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑप्शन को बाई करो तो आप बस ये ख्याल रखना कि यदि एक्सपायरी तक अंडरलाइंग वहाँ पे नहीं पहुँचा तो जो भी आपने बाई किया हुआ है जितने भी प्रीमियम पे वो सब जीरो हो जाएगा। और यदि आप सेलिंग साइड में रहते हो, कहने का मतलब है कि पहले पहले आपने सेल किया है, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ 37,000 स्ट्राइक प्राइस का मैंने सेल कर दिया कल जाके। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि अंडरलाइंग जो मेरा है वो 37,000 तक ना पहुंचे, जिससे कि जो मैंने 130 पे सेल किया है वो जीरो हो जाए और मुझे इसका पूरा प्रीमियम मेरा प्रॉफिट हो जाए, कि जो चीज़ मैंने 130 में सेल की उसकी वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन ये एक्सपायरी में ही जीरो होगी, उससे पहले जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो उसमें क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं आपके लिए, और सेल कर रहे हो तो क्या। और जैसे मैंने बोला था कि ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से पूरा मार्जिन देना पड़ता है। तो यदि मैं 37,000 की बात करूं, 130 जिसका प्राइस है और इसका प्राइस, इसका जो लॉट साइज है वो 25 है, तो इसका मतलब कि 130 इंटू 25 जितना बनेगा प्रीमियम उतना ही मुझे पे करना है यदि मैं इसको बाई करना चाहता हूँ तो। ठीक है, कुछ 4-5 हज़ार रुपये होंगे, लेकिन यदि मुझे इसको हम्म, सेल करना है 37,000 को तो मुझे पूरे लगभग 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो कि फ्यूचर का वो है मार्जिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं कि अंडरलाइन के प्राइसेस को, एक चीज होती है इसमें ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन के प्राइस जो फ्लक्चुएट होते हैं ये किस हिसाब से बढ़ते हैं, क्योंकि अंडरलाइन यदि 100 रुपये बढ़ता है ना तो ऑप्शन के प्राइसेस, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के प्राइसेस प्रीमियम्स वो 100 रुपये नहीं बढ़ते हैं, वो 10 रुपये बढ़ेंगे, बहुत दूर वाले 10 रुपये 5 रुपये बढ़ेंगे, बहुत दूर वाले ये सब हो सकता है कि बढ़े ही ना, है ना। जैसे आप देखो, अब मैं बता रहा हूँ चेंज से आपको कैसे पता चला कि क्या हुआ। चेंज 60 है, +60, इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। वो मुझे कैसे पता चला, वो मुझे ऐसे पता चला कि कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ा हुआ है 60 रुपए। तो कॉल का प्रीमियम कब बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है। ठीक। और पुट के प्रीमियम आप देखोगे एट द मनी में ये सब नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि इनके प्राइसेस 264 गिर गए हैं फ्राइडे को। तो पुट के प्राइसेस कब गिरते हैं, जब मार्केट बढ़ता है, ऊपर जाता है, राइट। लेकिन आप यदि इसके नीचे आओगे, अब कॉल कॉल है तो इसका मतलब आप ये सोच के बैठे होगे कि कॉल के सारे प्रीमियम के प्राइसेस बढ़े होंगे। ये कुछ हद तक ठीक है, 60 रुपये बढ़ा या 54 बढ़ा या 40 बढ़ा, लेकिन आप नीचे आओ, ये वाला प्राइस देखो 38,000 का। मार्केट ऊपर चढ़ा था लेकिन तब भी 38,000 का जो प्रीमियम है वो घट गया, है ना। इसका प्रीमियम बढ़ना चाहिए था आइडियली, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है।
तो कॉल बढ़नी चाहिए, लेकिन कॉल नहीं बढ़ी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ। तो ये जो चीज होती है कि कौन से प्रीमियम बढ़े, कौन सा प्रीमियम कितना बढ़ा और आगे के प्रीमियम क्यों नहीं बढ़े, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं कि पास वाले प्रीमियम बढ़ जाएंगे लेकिन मार्केट 100 रुपये बढ़ा तो ये 60 रुपये ही बढ़ा, उसके अगला वाला 54 ही बढ़ा, उसके अगला वाला 40 ही बढ़ा, ये सब बराबर क्यों नहीं बढ़े? ठीक है, और आगे जैसे जैसे हम गए तो ये कम ही हो गया बढ़ने की बजाय, जबकि मार्केट तो ऊपर गया था, कॉल के प्रीमियम तो बढ़ने चाहिए थे। हम्म। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है कि प्रीमियम बढ़ेंगे घटेंगे, कितना बढ़ेंगे कितना घटेंगे। तो उसके लिए इसमें एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन जो है ना, बेसिकली आप ये समझ लो कि पूरा मैथमेटिक्स है। इसीलिए हम बैकग्राउंड ना होने की वजह से मतलब कॉमर्स का बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना होने की बजाय भी हम ऑप्शन को इतना समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा मैथमेटिक्स है इसके पीछे। आपको सिर्फ रिसर्च करनी है तो इन चीज़ों पे रिसर्च करनी है कि वो ऑप्शन कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है। आपको शेयर का रिसर्च नहीं करना है कि वो शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो उसको मैं होल्डिंग में रखूं कि ना रखूं। ठीक है, तो यदि आप बस थोड़ा बहुत मैथ में, आप सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही हैं तो मैथ तो सबकी स्ट्रांग हुई होगी, ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ। हाँ, तो आपको बस बेसिक मैथ है यहाँ पे जो अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, और फॉर्मूले वगैरह भी आपको नहीं समझने हैं, बस आप ये समझ लो कि इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं ये ऑप्शन ग्रीक्स प्रीमियम को। हम्म। तो ऑप्शन ग्रीक जो होते हैं वो चार होते हैं इसमें। एक तो होता है, एक आप ये मान लो थीटा है, दूसरा होता है इसमें डेल्टा, और ये सिर्फ मैथमेटिक वाली टर्म ही है। एक होता है इसमें गामा, और एक होता है इसमें रो। ठीक, ये चार ऑप्शन ग्रीक हैं जो एक ऑप्शन प्राइस को डिफाइन करते हैं। और जैसे आप मतलब फिजिक्स में या मैथ्स में हमने चीज़ें पढ़ी होंगी कि यदि तीन चार कांस्टेंट हैं और यदि हमें एक कांस्टेंट का समझना हो कि उसका बिहेवियर क्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि जब हम उस पर्टिकुलर कांस्टेंट का बिहेवियर समझ रहे हैं तो हम बाकी कांस्टेंट को ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। इस तरह से आपने किया होगा मैथ के तीन चार वेरिएबल वाली वाली चीज़ों को, हम्म। है ना। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड इनटू वेलोसिटी, है ना। तो आप ये मानते हो कि दी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? या स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जब भी हम दो तीन वेरिएबल पे काम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक चीज़ का बाकी, जब जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट डिफाइन करके चलते हैं, तब इसके अंडरलाइंग में कितना चेंज हो रहा है और उससे एक्चुअल वैल्यू पे क्या चेंज हो रही है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, चार चार ऑप्शन ग्रीक है, लेकिन जब मैं डेल्टा की बात करूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि बाकी तीन उस टाइम पे कांस्टेंट हैं। जब मैं डेल्टा की बात करूंगा तब मैं ये मानूंगा कि थीटा गामा और रो कांस्टेंट है। इस तरह से हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके प्राइसेस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो जो थीटा है इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहेगी, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू कम होगी, और थीटा की वैल्यू कम होने से इसका प्रीमियम कम होगा। ये प्रीमियम है, और ये बढ़ेगा या घटेगा मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें जो थीटा है, जैसे आपने देखा कि ये जो बहुत दूर वाले प्रीमियम है ये कम हो गए। वो कम इसलिए हो गए क्योंकि ये 37,900 का स्ट्राइक प्राइस है, और मार्केट जो अभी है वो 36,100 पे है। तो इस वाले ऑप्शन का कहना है, इसमें जो थीटा है उसका कहना है कि भाई सुनो, ये 37,900 पे 18 तारीख को एक्सपायरी नहीं जा रही है, तो हम लोगों को तो जीरो ही होना है।
तो हम धीरे धीरे जीरो की तरफ चलते हैं, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमारे अंदर कोई भी मोह माया है नहीं बची हुई। ठीक, तो कह रहे हैं कि जिनको बढ़ना है उनको बढ़ने, तो हम जीरो की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें 18 को जीरो पे जाना है। समझ गए इस चीज को? ये अपना मोक्ष की तरफ चलने लगे हैं। इनको पता है कि भाई 37,900 पे तो 5 दिन में मार्केट नहीं आएगा। ठीक, तो थीटा की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि टाइम वैल्यू इसमें कम होना है धीरे धीरे चल के। तो इस प्राइस को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थीटा ने किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गया। इसीलिए इसीलिए हाँ इसीलिए प्राइस बढ़ा, लेकिन तब भी इसके प्रीमियम नहीं बढ़े क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर आ गया बहुत ज़्यादा, कि वो कह रहा है कि 3,000 हमें अभी चढ़ाई करनी है तब जाके मैं आके इन द मनी होऊंगा, अदरवाइज तो मुझे जीरो ही होना है। ठीक, तो इसको थीटा ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वो इस हिसाब से उसके प्राइस कम हो गए। डेल्टा होता है, अब हर प्रीमियम का ना एक डेल्टा होता है। ये जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनका एक डेल्टा होता है। वो डेल्टा कैसा होता है? इसकी वैल्यू 0 से 1 तक, 0 और 1 के बीच में डिफाइन रहती है। ये एटीएम के लिए 0.5 रहता है, आईटीएम के लिए इससे ज़्यादा रहता है, 0.6 से लेके 1 तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना इन द मनी है हम। यदि थोड़ा पास वाले इन द मनी है तो उसका 0.67 कुछ रहेगा, 0.67 से लेके, और जितना डीप इन द मनी होगा उसका डेल्टा 1 होगा। ठीक, और जो ओटीएम होते हैं उनका डेल्टा लेस देन 0.5 होता है। ये दोनों साइड में कॉल एंड पुट दोनों में। हाँ, मैं एटीएम आईटीएम ओटीएम जब भी बोल रहा हूँ तो मतलब दोनों का है वो। अब आप पुट और कॉल के हिसाब से समझ लेना उसको, कि पुट का एटीएम कौन सा है, पुट का आईटीएम कौन सा है। ठीक, तो अब 0.5 का क्या मतलब है? देखो थ्योरी में ये लिखा हुआ होता है कि 0.5 का मतलब ये है कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस की प्रोबेबिलिटी 50% है इन द मनी होने की। ठीक, एक्सपायरी में जिसका 0.7 है, उसका उसका थ्योरेटिकल मीनिंग ये हुआ कि इस स्ट्राइक प्राइस का 70% चांसेस हैं कि वो इन द मनी एक्सपायर कर जाएगा। और जिनका लेस देन 5 है वो ओटीएम जितने भी हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो उतने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि वो इन द मनी या आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन इसका प्राइस बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होता है? ये तो हमने एक प्रोबेबिलिटी समझ समझ ली कि जो डेल्टा है वो एट द मनी का यदि 0.5 है तो इसके 50% चांसेस हैं कि ये इन द मनी एक्सपायर करेगा, और इसका हो सकता है कि 10% चांसेस हो कि ये इन द मनी एक्सपायर करे। ठीक, लेकिन इसका प्राइस बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका प्राइस बिहेवियर पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि यदि ये 0.5 है और अंडरलाइंग 100 पॉइंट मूव हुआ, तो इस ये एटीएम 100 इंटू 0.5 50, ये ऑप्शन प्राइस 50 मूव करेगा, कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। मतलब थीटा गामा और रो कांस्टेंट मान के यदि मैं चलूं, तो अंडरलाइंग के 100 रुपये मूव करने पे एट द मनी वाले प्राइस का जो एट द मनी वाले प्रीमियम का स्ट्राइक का जो प्राइस है वो 50 मूव करेगा। ठीक, और जिनका 0.1 है उसका 10 रुपीज मूव करेगा, कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। तो अब मैं वापस आता हूँ उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे जिसका प्रीमियम कम हो गया बढ़ने की वजह। अब देखो यहाँ 37,700 पे इसमें कम क्यों हुआ? इसमें कम ये हुआ कि इसका जो डेल्टा रहा होगा ना, वो डेल्टा बहुत कम है, मतलब 0.1 से भी कम होगा। और वो हम देखेंगे कि कितना डेल्टा किसका होता है, वो आपको टर्मिनल पे भी मिल जाएगा देखने को। इसका जो डेल्टा होगा ना, इसका डेल्टा बहुत कम होगा, 0.07 0.09 ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अंडरलाइंग उस दिन में 100 मूव किया था, तो उस हिसाब से 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.09 में, तो वो कितना हुआ? 9 हुआ। मतलब 9 रुपए इसका प्रीमियम बढ़ा होगा। लेकिन
थीटा जो है इसमें टाइम वैल्यू, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, तो ये डिके कम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 रुपये से ज़्यादा, इसीलिए इसका प्रीमियम कम हो गया। मतलब डेल्टा की वजह से इसका प्राइस 9 रुपये बढ़ा, लेकिन थीटा की वजह से इसका प्राइस 20 रुपये कम हो गया। तो जब दोनों इफेक्ट आपस में जुड़ेंगी तो +9 -20 ये -11 हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? हाँ ठीक है। है ना? मतलब ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं प्रीमियम कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो ये क्योंकि बहुत दूर था ओटीएम, तो इसमें थीटा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया। थीटा ने इसकी वैल्यू 20 रुपये कम कर दी, और डेल्टा ने यदि इसकी वैल्यू बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये अंडरलाइंग मूव हुआ, तो डेल्टा ने 9 रुपये बढ़ाना चाहा, लेकिन थीटा ने बोला कि भाई सुन, ये 100 रुपये आज दिन भर में मूव किया है, और तेरे तक पहुंचने के लिए इसको 3000 मूव करना पड़ेगा, तब जाके तू इन द मनी होगा। तो तू क्यों डेल्टा के चक्कर में पड़ रहा है? मैं तेरी वैल्यू 20 रुपये कम कर दे रहा हूँ कि तुझे जीरो होना है। तो 9 - 20 हो के ये -11 आपको वहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये होता है डेल्टा का इम्पैक्ट। इसके इसके अंदर बहुत फॉर्मूले हैं कि डेल्टा कैसे निकाली जाती हैं, लेकिन उन फॉर्मूले पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी फॉर्मूला से एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगा, प्रीमियम निकल के आएगा, वो आपको सिस्टम पे दिखेगा। अब फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप उस प्रीमियम को चेंज तो कर सकते नहीं हो। तो इसीलिए फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका इम्पैक्ट देख लो कि क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है। थीटा में यह है कि वो टाइम वैल्यू है, और टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा थीटा डिके होता है, इसलिए प्रीमियम उसके कम होंगे। जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा, थीटा उस प्रीमियम को कम करता रहेगा, उसको थीटा डिके बोलते हैं। डेल्टा ये है कि अंडरलाइंग के मूव करने पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस किस रेशियो में मूव करेंगे, किस परसेंटेज में मूव करेंगे, वो डेल्टा होता है। ठीक। गामा का इफेक्ट क्या होता है? अब मैं गामा समझाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको स्पीड और एक्सलेशन के हिसाब से समझो। कि गामा ये चीज है कि वो बताता है कि डेल्टा में जो चेंजेस होंगे वो कितनी तेजी से होंगे। मतलब आप गामा को एक्सेलरेटर मान लो, और ये बोल रहा है कि एक्सेलरेटर कितनी तेजी से बदलेगा, वो उसके स्पीड, एक्सेलरेटर में जो अंडरलाइंग में कितना तेज इम्पैक्ट होगा, तो उससे स्पीड कितनी तेज बढ़ेगी। आप इस तरह से समझ लो कि एक्सेलरेटर जो है वो गामा है, और ये जो स्पीड है ये डेल्टा है। तो तो गामा जितनी तेजी से बढ़ेगा, डेल्टा भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और जब डेल्टा बढ़ेगा तो बाकी चीजें कैसे बढ़ेंगी, वो लास्ट कैलकुलेशन में हमने यहाँ देखी थी कि यदि डेल्टा किसी का बढ़ गया, 0.5 से 0.6 हो गया, तो उसका ऑप्शन प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा, 0.6 से 0.8 हो गया तो क्या होगा, या 0.5 से 0.3 हो गया तो क्या होगा। मतलब गामा बेसिकली ये डराइव करता है कि डेल्टा में जो चेंज होंगे वो कितनी तेजी से होंगे। समझ में आया कुछ? ठीक है, ठीक है। और गामा का इफेक्ट जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है ना, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे थीटा कमज़ोर पड़ जाता है। थीटा कमज़ोर इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है कम करने के लिए। मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि आप एक्सपायरी के आसपास हो। ठीक। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गामा का इफेक्ट क्या होता है। आप एक्सपायरी के आसपास हो, प्रीमियम का प्राइस 35 है। ठीक। 35 ये पूरा टाइम वैल्यू है, थीटा वैल्यू है इसमें। तो थीटा के पास जो चीज बची है ना कम करने के लिए, वो सिर्फ 35 ही बची है कि ये 35 से जीरो कर देगा इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि थीटा का काम है प्राइस को कम करना, वो डिके करता है, वो बढ़ाता नहीं है कभी भी प्राइस। ठीक। अब एक्सपायरी के पास है हम, ये 35 को ज्यादा से ज्यादा जीरो कर देगा। अब यदि गामा एकदम तेजी से बढ़ गया, तो गामा के पास बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बढ़ेगा तो 35 से जाके 70 ही होगा, वो 35 से जाके 1000 हो जाएगा। और यदि गामा मान लो एक टाइम पे 0.1 था, और वो 0.1 से 0.7 हो गया, तो जितनी तेजी से गामा बढ़ा उतनी तेजी से डेल्टा बढ़ेगा। तो डेल्टा बढ़ गया, मान लो 0.7 इसने एक्सलरेट कर दिया डेल्टा को,
तो डेल्टा जो कि पहले 0.2 था वो एकदम से 0.9 हो जाएगा। अब 0.9 डेल्टा होते ही आप समझ रहे हो कि यदि अंडरलाइंग 100 रुपये मूव करेगा तो उसका प्रीमियम 0.9 डेल्टा होने की वजह से 90 रुपये मूव करेगा। तो थीटा जो आपको बचाएगा वो 35 है। थीटा की मैक्सिमम लिमिट कम करने की 35 है, लेकिन गामा के बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और एक्सपायरी के पास ये इसलिए गामा आपके लिए दुश्मन हो जाता है यदि आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है कोई बढ़ाने की, लेकिन इसकी लिमिट है कम करने की। ये 35 से ज़्यादा जीरो करेगा, जीरो से नेगेटिव नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन ये चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी कि अचानक से प्रीमियम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि 5 मिनट में यदि अंडरलाइंग इतनी तेजी से बढ़ गया तो वो गामा को पुश करेगा, गामा डेल्टा को पुश करेगा, और डेल्टा की वजह से वो प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपायरी वाले कुछ एक चार्ट पे आके कि वो एक्चुअल में प्रीमियम कैसे इतनी तेजी से बढ़ गए थे अचानक। ठीक है, तो गामा का फंडा समझ में आ गया कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको, या अभी कोई दिक्कत है, कुछ ज़्यादा है तो बताओ। नहीं ठीक है। बाकी आप ना आपको पढ़नी तो पड़ेगी, ये जब मैं भी अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, तो अभी हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ना समझ में आए, एक दो बार और देखना, और जब भी आप मतलब टर्मिनल पे आओगे जब वैसे एक्चुअल गामा में। की रेंज क्या है? क्या है? गामा की रेंज क्या है? गामा की कोई रेंज नहीं है। एक्सेलरेशन आप कितना भी कर सकते हो। मतलब यदि जैसे ओके। जैसे जैसे बजट वाला डे है, बजट वाले डे में एक दिन में 3000 मूव हुआ अंडरलाइंग, तो आप सोचो कि हम्म। उस दिन गामा कितनी तेजी से बढ़ा होगा और ऑप्शन के प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़े होंगे। भाई अंडरलाइंग इम्पैक्ट करेगा गामा को, गामा इम्पैक्ट करेगा डेल्टा को, और डेल्टा से प्रीमियम इम्पैक्ट होंगे, तो थीटा कितना ही आपको बचाएगा? थीटा कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा बचाने के लिए नहीं है। उसका टाइम वैल्यू जो है वो डिफाइंड है, लेकिन इसका कुछ भी डिफाइंड नहीं है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसकी अनलिमिटेड वैल्यू है, कहीं भी बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो तो इस यदि पे ये बताओ, जो गामा जो गामा बढ़ता है ये इस थीटा और डेल्टा पे भी डिपेंड करता है। अगर थीटा हमारा जो है ना, मतलब टाइम वैल्यू जो काफी एक्सपायरी पे आ रहा होगा, तो गामा का उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, ये चार अलग अलग चीज़ें हैं जो प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअल हम्म। अभी समझा रहा हूँ कि इंडिविजुअली यदि इसमें कुछ चेंज हुआ तो उसके प्रीमियम में क्या चेंज होगा, मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक, तो थीटा। ठीक है, समझ में आ गया अभी इंडिविजुअल। ठीक है। हाँ, तो थीटा जैसे मैंने टाइम वैल्यू समझाया था कि किसी भी प्रीमियम में कुछ लिमिटेड टाइम वैल्यू होती है, तो थीटा के पास वो उतनी ही लिमिट है कि वो उतने ही प्राइस को ऊपर नीचे कर पाएगा, जिसमें कि टाइम वैल्यू 200 है मान लो, तो वो थीटा के पास लिमिट है कि वो 200 को जीरो कर पाएगा मैक्सिमम, और ये बढ़ाता तो कभी भी नहीं है। ठीक, गामा की कोई लिमिट नहीं है। वो एक दिन में यदि 1000 अंडरलाइंग मूव कर गया तो उस प्रीमियम को वो उतनी ही तेजी से 200 से 1800 पे पहुंचा देगा। आप समझे बात को मेरी? ओके। हम्म। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है, तो इसीलिए जब भी आप कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट करोगे और आप सेल साइड में हो या आप बाई साइड में हो, आपको ये चारों चीज़ों का हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक, एक और चीज़ है वॉलेटिलिटी, ये मैं लिखना भूल गया था। ये भी एक फैक्टर है जो इसको इम्पैक्ट करता है। 5 चीज़ें हैं बेसिकली। थीटा डेल्टा गामा समझ गए। रो का आपके लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि रो जो है वो इंटरेस्ट रेट जब भी चेंज होते हैं तब इसका प्राइस चेंज होता है, और इंटरेस्ट रेट हर हफ्ते या हर महीने चेंज नहीं होता। तो यदि आप लीप्स में काम नहीं कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन ऑप्शंस में काम नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन से मेरा मतलब है जिसकी एक्सपायरी अभी साल 2 साल में है। जैसे मैं इसकी एक्सपायरी लूँ ये दिसंबर 2021 में, यदि मैं इस एक्सपायरी की बात करूँ, तो यदि आप इन पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको रो समझने की ज़रूरत नहीं है। ये महीने 2 महीने वाले ऑप्शन प्रीमियम में कुछ इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बदलेगा तब तक इसका प्रीमियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये रो इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं समझना। पांचवा जो फैक्टर है जो इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है वो है वॉलेटिलिटी।
अब वॉलेटिलिटी कैसे होता है? इसी को वेगा बोलते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी वेगा यही होती है। अच्छा ये ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। बेसिकली वो जो ग्रीक का नाम है ना, वही वेगा है। वो डराइव वॉलेटिलिटी से होता है। मैंने यहाँ पे वॉलेटिलिटी लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में यदि मैं ग्रीक की बात करूँ तो ग्रीक का नाम वेगा ही है। वेगा ही, ओके। ग्रीक का नाम वेगा है, लेकिन ये डराइव वॉलेटिलिटी से होता है, जैसे बाकी चीजें दूसरी चीजों से हम्म, डराइव हो रही थी। मतलब मार्केट कितना वॉलेटाइल है उससे रहेगी। हाँ, ठीक है। तो इसमें पांचवा जो ग्रीक है वो है वेगा, जो डराइव होता है वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी का जो इंडेक्स वो है अंडरलाइंग है, उसको हम इंडिया विक्स करके देखते हैं। एक तो इंडिया विक्स है, और दूसरा हर एक ऑप्शन का अपना अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है, हर एक इंडेक्स का और हर एक ऑप्शन का। कोई कोई देखोगे कि आप डीएलएफ है, जैसे एक दिन में 10-10% मूव कर ही आता है। और एक जैसे रिलायंस है, वो हाथी की तरह चलता है, तो वो दिन भर में 2% का मूव दे दिया तो उस दिन के लिए उसके लिए बड़ी बात है। तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम है। तो जिसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, उसका दिन भर का जो फ्लक्चुएशन है वो कम रहता है। जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें दिन भर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली जो हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी थोड़ा कम वॉलेटाइल है, जैसे हम बोलते हैं एक 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 लेमन टर्म में, वो इसलिए क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी कम है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड मूव देता है, इसलिए क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो बताओ, जैसे गामा जो भी था वो भी मतलब वोलेटिलिटी इससे ही ड्राइव हो रहा था ना, उसमें भी तो अगर काफी ज्यादा चेंजेस आ गए उसमें, तो हाँ, वो भी वो तो जरूरी। इम्पैक्ट हो। हाँ, इम्पैक्ट देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेशन तो होता ही है, लेकिन एक वॉलेटिलिटी ना आपको एक नॉर्मल रेंज बताएगा कि दिन भर में ये शेयर कितना मूव करता है। वो एक हिस्टोरिकल कितना मूव करता है, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी हम्म। ड्राइव होती है। मतलब जैसे आप किसी चीज़ की जैसे मैं अब इसका बैंक निफ्टी का एग्जांपल लूँ। जैसे मैंने बोला कि सबका अपना अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है। तो इसका आईवी जैसे है, ये आईवी होता है जो इंडिविजुअल शेयर का अपना होता है। तो IV 23.44 है। इसका कहने का मतलब है, इससे हम ये निकालते हैं कि पूरे साल में जो बैंक निफ्टी मूव कर कर रहा है अभी के हिसाब से करेगा, वो जनरली 23% प्लस माइनस होगी। ओके। है ना, वो एक साल के हिसाब से ड्राइव होता है। अब उसको आपको एक हफ्ते का निकालना है, तो आप उस एक फॉर्मूला है जिसके जिसके बेसिस पे आप साल साल में इतना मूव करेगा तो हफ्ते में कितना मूव करेगा, वो आप निकाल सकते हो। वो बेसिकली इससे ड्राइव होता है, और ये डिफरेंट होता है सभी के लिए। जैसे मैंने बोला कि कोई और मैं शेयर उठा लूँ ना जो बहुत वॉलेटाइल शेयर हैं, जैसे डीएलएफ मेरे ख्याल से होगा, पता नहीं ये इंडेक्स में है कि नहीं है, वो हटा दिया हो मालूम नहीं। हाँ है, एफएनओ में। इसका आईवी देखो कहाँ गया, इसका आईवी देखो, ये 61 है। इसका मतलब है कि ये जो शेयर है ना, डीएलएफ वाला शेयर, ये पूरे साल में 60% प्लस माइनस मूव दे सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज होती है बेसिकली वॉलेटिलिटी, कि आप कोई भी शेयर कितना मूव कर सकता है एक साल में। तो जो भी शेयर में जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उसका ऑप्शन प्राइस उतना ज़्यादा रहता है। ठीक, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम कम होगा। ये सिंपल सा फंडा है वेगा का। जैसे बजट वगैरह के टाइम पे क्या होता है कि आपने देखा होगा, अचानक से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं या बहुत तेजी से घटते हैं, और जैसे ही वो बजट खत्म हो गया, वॉलेटिलिटी क्रैश हुई, तो प्रीमियम के प्राइस एकदम से गिर गए। और यही चीज़ इंडिविजुअल शेयर की मैं बात करूं तो रिजल्ट के टाइम पे होता है। जैसे मान लो टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। जैसे टीसीएस राइट। रिजल्ट टाइम पे क्या होता है, उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, वेगा बढ़ जाता है। वेगा बढ़ता है तो प्रीमियम इसके बढ़ जाते हैं। और जैसे एक बार रिजल्ट अनाउंस हो गया, रिजल्ट अनाउंस होते ही वेगा क्रैश हो जाता है, मतलब वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है उसमें, तो प्रीमियम एकदम तेजी से कम हो जाते हैं।
है ना। रिजल्ट के टाइम पे आप ये चीज़ें जब आप ऑप्शन ट्रेड करोगे आपको समझ आएगी, ये सब चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, रिजल्ट ट्रेड करते हैं कि वो वेगा को बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब स्ट्रेटजी इस तरह से बनाते हैं कि बाकी चीज़ों पे फर्क ना पड़े, और वो वेगा क्रैश का खाली वो लेते हैं, इम्पैक्ट लेते हैं कि अभी वॉलेटिलिटी 30 है और वो 30 से 20 हो जाएगी रिजल्ट अनाउंस होते ही, तो ये 10% वॉलेटिलिटी कम हो गई, तो इससे प्रीमियम की प्राइसेस 10% कम हो जाएंगे अचानक से, विद इन 5 मिनट और विद इन हाफ एन आवर, जैसे ही वो रिजल्ट अनाउंस हो गया। ओके। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर हैं। 5 में से रो तो खैर किसी काम का नहीं है, लोकल मतलब लोकल कह रहा हूँ जो नियर एक्सपायरी वाले हैं उन ऑप्शन उन स्ट्राइक प्राइसेस में, लेकिन बाकी 4 जो ये ग्रीक्स हैं ये आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे, और यही ऑप्शन के प्रीमियम को डिफाइन करते हैं। इसीलिए किसी का ऑप्शन प्राइस ज़्यादा होता है कम होता है, वो इसलिए क्योंकि उनके ग्रीक उस तरह से डिफाइंड है। इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह या ऐसा कुछ चीजें मतलब होता है इंडेक्स, या खुद जब हाँ हम करते होगा। हैं तो ये सारे कैलकुलेशन कैलकुलेशन हम हमें करके रखना पड़ता है, मतलब नहीं हमें नहीं, ये सारी मैंने चीजें। मैंने आपको बीच में क्या बोला था कि इसका फॉर्मूला होता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है। आप निकाल भी सकते हो, लेकिन निकाल के क्या करोगे, आपको प्रीमियम में वो सारी चीज़ें फैक्टर इन होके आपको दिखेंगी स्क्रीन पे। आप फार्मूला निकाल भी लोगे तो उससे आप क्या कर लोगे, प्रीमियम तो चेंज कर नहीं पाओगे, है यस ना। राइट। तो आपको बस मार्केट की कंडीशन देखनी है कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, वो जब जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, या तो ऐसा तो नहीं कि उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि उसमें अचानक से कुछ स्पाइक आया है, 5 मिनट में अंडरलाइंग बहुत तेजी से बढ़ गया जिस वजह से गामा बढ़ा, जिस वजह से डेल्टा बढ़ा, और जिस वजह से ऑप्शन के प्राइस बढ़ गए, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें टाइम टू एक्सपायरी कितना है, उसके हिसाब से उसके अंदर थीटा कितना है, उसके अंदर टाइम वैल्यू कितनी है ना। वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालिसिस के लिए आपको बस ये समझने की ज़रूरत है, फॉर्मूला की ज़रूरत इतनी नहीं है। फॉर्मूला लिख के आप कुछ नहीं करोगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने बस बेसिक ही बताया है कि बाकी डिफरेंट ग्रीक्स का इम्पैक्ट क्या होता है। आपको अब थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, जितने इससे रिलेटेड आपको जो भी गूगल में कुछ मिले, यूट्यूब पे मिले, जहाँ भी मिले, आप बैठ के पढ़ो इसको। ये बहुत, यदि ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो ये ग्रीक्स को बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक बार टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये ग्रीक्स आप कहाँ पे देख सकते हो। मुझे पता नहीं यहाँ पे टर्मिनल होगा कि नहीं। एच के अलावा और कोई भी है क्या। एक यार ये यूजर आईडी मुझे पता नहीं है। अपना तुम देना पंकज, पिंग करो मुझे व्हाट्सएप पे। हेलो। दे रहा हूँ दे रहा हूँ एक मिनट। XN 2259 XN 2259। अरे पासवर्ड तुम थोड़ी यहाँ दोगे। अरे पासवर्ड नहीं है, XN 2259 भाई, ये हाँ तो आईडी है। व्हाट्सएप पे तुम हो नहीं। अच्छा, तुमको यहाँ पासवर्ड चाहिए? तुम अरे मेरे मैं इस पे पिन करता हूँ ना। मैसेज कर दो ना। मेरे वाले पे करो, हाँ। टेलीग्राम पे। एक सेकंड रुक जा। दीपक उस पे भी तो आ जाएगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर वाले पे। उस पे होता है क्या, देखता हूँ। हाँ उस पे होता है। अरे वो मुझे यार यूज बोलो। करना आता नहीं बहुत ढंग से। दिया मैंने पासवर्ड। मैं उसको बस खाली वो ब्रेक इवन देखने के लिए करता हूँ। उसी में नीचे उसी में रहते हैं, ग्रीक्स भी आ जाते हैं सारे।
ये क्या है? 6 कैरेक्टर और मोर होना चाहिए। ये तो तुम दियो हो 4 कैरेक्टर है वो तो। इसमें डालियो 9514 0905। अरे पिंग करो ना तुम। एक सेकंड रुक जा, दे रहा हूँ मैं, दो दे रहा हूँ, दोनों में से एक होगा। ठीक है। अब मैं टर्मिनल पे आया हूँ, तो कोई खाली टर्मिनल देख लेता हूँ मैं। है तो नहीं। चलो ठीक है। बैंक निफ्टी। आ क्यों नहीं रहे हैं ये? इस पे से वो निफ्टी का स्पेलिंग हाँ, निफ्टी बैंक इंडिसेस आया ना। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स है। अब यदि मुझे इसके ग्रीक्स देखने हैं ना, तो मैं जाता हूँ ऑप्शन चेन पे। सी फुल ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन है। जैसे उस पे जैसे एनएससी की साइड पे, तो एनएससी की साइड पे ना बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसमें डेल्टा ग्रीक्स गामा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जब मैं टर्मिनल पे लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो ये भी ऑप्शन चेन ही है जैसे उस साइट का है। तो आप देखोगे यहाँ एलटीपी है, ओआई है, ओपन इंटरेस्ट, आईवी है, वॉलेटिलिटी है। इसमें यदि मुझे और चीज़ें देखनी है तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये सब है। इतना देखने की जरूरत नहीं है। वेगा का आप बस वॉलेटिलिटी आप देख लेना कि वो चेंज होता है तो, नहीं तो वेगा की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। डे, वॉलेटिलिटी बहुत डे, ज़्यादा चेंज नहीं होती है दिन भर में, यदि कोई इवेंट नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है तो। ठीक है। इनेबल नहीं हुआ डेल्टा और गामा। इनेबल नहीं हुआ। अच्छा। गामा की भी जरूरत नहीं है, डेल्टा देख लेते हैं और थीटा देख लेते हैं, वेगा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो कि ये एलटीपी है, इसका पुट डेल्टा कितना दिखा रहा है? 0.48। इसका मतलब है कि 48% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगा, और 100 अंडरलाइंग मूव करने से ये 48 इसका अंडरलाइंग मूव करेगा। ठीक, 52 होने पे, 100 के मूव पे ये 52 प्राइस का मूव करेगा। ये पुट साइड का डेल्टा है और कॉल साइड का डेल्टा है। तो आप देखोगे एट द मनी में लगभग 0.5 के आसपास रहते हैं ये। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर चला जाता हूँ, ये 0.8, 0.07, 0.05 ऐसे होता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडरलाइंग 100 मूव करेगा तो ये 0.06 मतलब परसेंट, मतलब 6 रुपये मूव करेगा। ठीक है, ये हो गया डेल्टा। और थीटा ये क्या बताता है? ये -36, -37 ये है। तो इसका मतलब ये है कि यदि अंडरलाइंग आज दिन भर में मूव नहीं हुआ, ये यहीं का यहीं रह गया जहाँ पे था, जैसे 36,108 पे ही रह गया, तो ये दोनों कॉल और पुट का जो दोनों प्रीमियम है, वो 37 कम हो जाएंगे। जो अभी 464 है, वो 430 के अराउंड हो जाएगा, यदि ये मंडे को कोई मूवमेंट नहीं हुआ इसमें तो, अंडरलाइंग में। ठीक है, तो ये लगभग इतने हैं, ये सभी में जैसे कितना हो जाए कितना हो सकता है इतना कम हो अप्रोक्सीमेटली में? जाएगा। 37, 37 प्राइस कम हो जाएगा इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी में कम होगा। ये कांस्टेंट रहता है, ये इन द मनी में भी इतना कम हो जाएगा, इनमें भी कम हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी जैसे जैसे होते हैं उसमें थोड़ा कम कम होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता है। उनकी प्राइसेस ऑलरेडी इतनी कम है, तो जिसकी प्राइस ऑलरेडी 71 है, वो एक दिन में 70 तो कम होगा नहीं, है ना। लेकिन जिसका प्राइस 400 है, वो हो सकता है कि 50-60 कम हो जाए। तो जितना जितना आप ओटीएम में जाते रहते हो, उतना थीटा डी के थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है।
है ना, एटीएम की अपेक्षा। ठीक है, ये डेल्टा हो गया, ये थीटा हो गया। और वेगा वॉलेटिलिटी जो हम देखते हैं वो यहाँ होता है। एक मिनट में इंडिया विक्स दिखा देता हूँ। इंडिया, क्योंकि अभी आजकल तो इंडिया विक्स के हिसाब से ही यदि कोई न्यूज नहीं है उस अंडरलाइंग पे, तो वो इंडिया विक्स के मूव होने पे ही वो कम या ज़्यादा होंगे। ये वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। जैसे आप देखो, फ्राइडे को 4% वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, क्योंकि बजट भी ख़त्म हो गया। अब जितने भी हैं ये रिजल्ट विजल्ट भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो धीरे धीरे ये वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। अभी 22 आ गई, ये फ्राइडे को 25 26 26 तो नहीं, 25 पे थी थर्सडे को, जो कि फ्राइडे को 4% कम हो गया। तो इंडिया विक्स यदि 4% कम हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इसके प्राइसेस में भी वो कुछ ना कुछ कमी आई होगी सभी में। ठीक है, जैसे जैसे विक्स बढ़ता है तो ये ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया। और चौथा डेल्टा। डेल्टा आपको समझना नहीं, ओ सॉरी, वेगा, वेगा कह रहा हूँ क्या, गामा। गामा आपको समझना नहीं है, क्योंकि गामा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गामा क्योंकि डेल्टा को इन्फ्लुएंस करता है, तो जैसे डेल्टा चेंज होगा आपको पता चल जाएगा कि गामा इसको ऊपर नीचे कर रहा है बहुत तेजी से। यदि बहुत तेजी से अंडरलाइंग ऊपर नीचे मूव हो, तो मतलब समझ लो कि कुछ अंडरलाइंग में कुछ तो चल रहा है, जिस वजह से गामा ऊपर नीचे हुआ है और जिस वजह से वो डेल्टा को कर रहा है। ठीक है, तो गामा इतना इफेक्ट में नहीं आएगा, मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आप अंडरलाइंग मूव करेगा उससे आप समझ लेना कि गामा इसमें का कुछ रोल चल रहा है पीछे। और बाकी उसके मूवमेंट कैसे होते हैं वो तो मैंने बता ही दिए हैं कि गामा मूव करने पे क्या होगा। ठीक है, और अब आज के लिए मुझे लगता है इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं। मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि इस वीक के लिए प्री अंडरलाइन कहाँ तक जा सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस जो होती है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन में काम करते हैं ना, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमें डेटा एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम डेटा एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि मुझे पता लगे कि इस एक्सपायरी में क्या बन रहा है, क्या डेटा बता रहा है मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा रोल रहता है, ऑब्वियसली रहता तो है ही बड़ा रोल, लेकिन आपको यदि टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया नहीं भी आता है, तो भी सिर्फ आप डेटा एनालिसिस करके भी ऑप्शन में काम कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक हम देख लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन ऑप्शन के लिए इतना ज़रूरत अभी नहीं है आपको इसकी, लेकिन डेटा एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन आपको स्ट्रेटजीज बनाने के लिए कि आप क्या करोगे इस वीक की एक्सपायरी में, आप बाई करोगे, सेल करोगे, किस किस प्राइस को बाई करोगे, किस प्राइस को सेल करोगे, है ना। वो सब चीज़ों के लिए आपको डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, और डेटा एनालिसिस पूरा एनएससी की साइट पे होता है। और जो आप टर्मिनल वगैरह यदि कुछ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने वो जीरोधा का खोला था, तो वो उससे भी कर सकते हो। उसके अलावा बहुत फ्री के साइट्स भी होती हैं जहाँ पे आप ये एनालिसिस कर सकते हो। तो डेटा एनालिसिस का पहला पार्ट जो है वो ऑप्शन चेन एनालिसिस है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में कोई समस्या लगी हो कहीं पे तो बताओ। समस्या नहीं है, बट थोड़ा सा है वो, जो है मतलब रिलेट करने वाली चीजें उसको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा।